स्टूडेंट्स, अब आज बेटा आप लोगों को हमने 11th का बेटे फर्स्ट चैप्टर पढ़ाना है, डेट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बेटे। अब सब बच्चों ने बेटा बड़े ध्यान से सुनना है बेटे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बेटे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बेटे। ये आपका चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको आपने बड़े ध्यान से सीखना है बेटे, बहुत ध्यान से बेटे जी। देखो बेटा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर आपका बेटे, इसमें सबसे पहले चीज़ जो हमने पढ़नी है वो पढ़नी है बेटे, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेटे, सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ने हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेटे। क्या कहते हैं बेटे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? ध्यान से सुनना बेटे। आपको पता है बेटे, केमिस्ट्री कहीं ना कहीं टोटली डील करती है केमिकल से, मॉलिक्यूल से, कंपाउंड से बेटा जी। तो अल्टीमेटली जब केमिकल्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से जो चीज़ें बननी है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कोई ना कोई तो लॉज होने चाहिए। बिना कानून के तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ से नहीं जुड़ सकती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लॉज हैं बेटे जिसने कहीं ना कहीं बेटे जी केमिकल्स के कंबाइन होने को स्टेट कर रखा है बेटे। तो बड़े ध्यान से सुनना, हमने वो लॉज बेटा स्टार्ट करने हैं। सबसे पहला बेटे इसमें जो आता है डेट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटे। टोटल हमारे सिलेबस में 5 लॉज है बेटा जी। सबसे पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारा सेकंड लॉ क्या है बेटे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बेटे। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बेटा जी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बेटा जी। हमारा जो तीसरा लॉ है बेटे वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेटे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और जो हमारा चौथा लॉ है बेटे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बेटे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और जो हमारा फिफ्थ लॉ है बेटे दैट इज गे-लुसाक लॉ। क्या बेटे, गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स बेटा जी। बड़े ध्यान से सुनना बेटे। टोटल हमारे बेटा सिलेबस में 5 लॉज है बेटा जी। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। टोटल इन 5 लॉज के को हम क्या कहते हैं, डेट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब 1 बाय 1 बेटे हम एक एक लॉ की स्टडी करेंगे बेटे। 1 बाय 1 हम क्या करेंगे बेटे, एक एक लॉ की स्टडी। और ध्यान रखना बेटे, सब स्टूडेंट्स ने एज इट इज़ बिल्कुल एक अपनी कॉपी में नोट्स बनाने हैं ताकि एक एक चीज़ आपकी बेटे क्लियर होती जाए। प्लीज़ एक एक चीज़ बेटे आपने नोट करनी है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बेटे। सबसे पहले क्या बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो बेटे, क्या कहता है हमारा ये लॉ बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना बेटे। ये लॉ कहता है कि इस दुनिया में आप कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज स्टडी कर लो, इस दुनिया में कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज आप स्टडी कर लो, हमेशा आपको रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर मिलेगा। मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन एवरी फिजिकल एंड केमिकल चेंज बेटे। क्या होती है, क्या कहता है बेटा ये लॉ? ये लॉ सबसे पहले बेटे एंटोइन लेवुसियर ने दिया था। जिस साइंटिस्ट ने इस लॉ को बनाया था उसका नाम था एंटोइन लेवुसियर बेटे। और इसने कहा था इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स बेटे। यानी कि किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट्स का मास होगा सबका, वही सारा का सारा बेटे प्रोडक्ट्स का मास होगा बेटे। यानी कि अगर A + B से C + D बन रहा है, अगर ये 4 ग्राम है, ये 2 ग्राम है,
तो ये 3 ग्राम है, तो ये भी क्या होगा 3 ग्राम। टोटल कितना मास है 6 ग्राम बेटे, और ये भी टोटल कितना है मेरे बच्चे 6 ग्राम। यानी कि रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल हो गया बेटे, प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो गया बेटे। और इस लॉ ने एक और बात बोली थी, इसने कहा था मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो कभी मैटर बनता है और ना ही कभी मैटर खत्म होता है बेटे। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना कभी ये बनता है ना ये कभी खत्म होता है। इसीलिए इस लॉ का एक और नाम रखा गया बेटे, दैट इज लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर बेटे, लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर बेटे। ध्यान से सुनो बेटे, इसको क्या नाम दिया गया, लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। अब इस लॉ के बेटे मैं आपको एग्जांपल से कराता हूँ बेटे। सबसे पहले सबको क्लियर हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया, एंटोइन लेवोसियर ने। इसने क्या कहा कि कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होगा तो रिएक्टेंट का मास मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स बेटे जी। और इसलिए इसने कहा कि मैटर ना कभी क्रिएट होता है ना कभी डिस्ट्रॉय होता है, और इसलिए इसको हमने एक नाम और दिया, लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर बेटे। अब सुनो ध्यान से, जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ बेटे, बड़े ध्यान से सुनना बेटे। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, कैसे देखो। सपोज करो मैं फिजिकल चेंज की बात करता हूँ, फिजिकल चेंज की, किसी भी फिजिकल चेंज की बात करता हूँ। कैसे, मैंने आपको कहा कि आपके पास आइस है, आइस, मैं इसको वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। आइस को सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है। ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो आइस में मॉलिक्यूल होते हैं वही वाटर में होते हैं, तो इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि कोई नई चीज़ तो बनी नहीं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं दोनों में। अब मैं आपको कहता हूँ कि इन दोनों का वेट करो, जितना आइस का मास होगा उतना वाटर का मास होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर लो क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। अगर इनका मास अलग अलग होता तो इसका मतलब ये लो एप्लीकेबल नहीं होता। तो कोई भी फिजिकल चेंज ले लो, सपोज करो मैंने वाटर लिया, लिक्विड है, मैंने इसको वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, H2O मैंने लिक्विड लिया और मैंने उसको H2O क्या कर दिया, वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये लिक्विड है, ये वेपर्स है, अल्टीमेटली जितना मास इनका होगा उतना मास इनका होगा। तो कहीं ना कहीं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट बेटे। तो ध्यान रखना, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो, हमेशा रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल मिलेगा बेटे। तो उसको किस केस में बेटे, चाहे फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो बेटे। अब ये तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया फिजिकल चेंज का, अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ केमिकल चेंज का बेटे। बड़े ध्यान से सुनना, मैंने आपको केमिकल चेंज की बात करी, लो जी मैं आपको बात करता हूँ किस में बेटे, केमिकल चेंज में। अब केमिकल चेंज क्या होता है, रिएक्शंस बेटे हमारी। केमिकल चेंज क्या होता है, हमारी रिएक्शंस। अब देखना ध्यान से सुनना, सपोज करो ये आपकी एक ट्यूब है बेटे, लैंडोल्ट ट्यूब बोलते हैं इसको। इसको लैब में कौन सी ट्यूब बोलते हैं, लैंडोल्ट ट्यूब बेटे। क्या बोलते हैं इसको बेटे, लैंडोल्ट ट्यूब। मैंने तुम्हें ये ट्यूब दे दी, मैंने आपको ये लैंडोल्ट ट्यूब दे दी बेटे, दे दी लैंडोल्ट ट्यूब। अब सुनो, मैंने इसके अंदर डाला NaCl बेटे, सोडियम क्लोराइड, इसमें डाला मैंने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, दोनों का मैंने वेट कर लिया। अब मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया बेटे, NaCl और AgNO3 को मैंने रिएक्ट होने दिया अच्छी तरह, दोनों अच्छी तरह मिक्स हो रहे हैं। जैसे दोनों अच्छी तरह मिक्स हुए, दोनों में रिएक्शन होगी, बोलो याद करो दोनों में कौन सी रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। याद करो ये प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस में क्या बना, NaNO3, क्या बना, NaNO3। अब नोटिस करो इन दोनों का मास और इन दोनों का मास बिल्कुल सेम मिलेगा बेटे। तो इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास किसके बराबर है, प्रोडक्ट के मास के बराबर है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल। तो ध्यान रखना, चाहे कोई फिजिकल चेंज हो
चाहे कोई केमिकल चेंज हो, द मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट बेटे जी। जैसे ध्यान से एक एग्जांपल और देखो, मैंने आपको HgO दे दिया। क्या दे दिया बेटे? HgO मैंने आपको दिया HgO। सबको पता है ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। मैंने आपको मर्क्यूरिक ऑक्साइड दिया, मैंने बेटे इसको हीट किया बेटे। हीट करने पर क्या बना? Hg प्लस में हाफ O2 मेरे बच्चे, बोलो बन गया। अब मान लो ये 100 ग्राम लिया मैंने। क्या लिया बेटे? 100 ग्राम लिया। ये मैंने कितना लिया? 92.8 ग्राम बना बेटे मेरा। क्या बना? 92.8 ग्राम। अब ये क्या होगा मेरा बेटे? कितना बनेगा? ये 92.8 है, तो ये मेरा क्या बना? 7.2 ग्राम बेटे। अब नोटिस करो, ये 100 ग्राम, ये क्या होगा? 92.8 प्लस 7.2, बोलो बेटे कितना हो गया? 92 और 7 99, ये कितना आ गया? 100 ग्राम आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब इस केमिकल चेंज में रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल है बेटे? प्रोडक्ट के मास के इक्वल। तो याद रखना, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो, मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स बेटे जी। लेकिन इस लॉ की भी एक कमी पाई गई बेटे, एक लिमिटेशन पाई गई। हमने इसको कहा कि तू कहता है कि कहीं ना कहीं हर रिएक्शन में ये लॉ एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, वहाँ तो हमेशा ही रिएक्टेंट का जितना मास होता है, प्रोडक्ट का उतना मास कभी होता ही नहीं। प्रोडक्ट का मास हमेशा कम मिलता है। अगर मैं एक न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के कभी बराबर नहीं मिलता। प्रोडक्ट्स का मास रिएक्टेंट से कम निकलता है। हमने कहा फिर वो भी तो केमिस्ट्री का पार्ट है, फिर वहाँ तेरा लॉ क्यों नहीं अप्लाई होता? लॉ का तो मतलब होता है हर जगह अप्लाई हो। तो लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में ये फेल हो गया लो बेटे। लेकिन वहाँ पर इसकी एक तगड़ी एक्सप्लेनेशन मिली। वो क्या एक्सप्लेनेशन थी? बड़े ध्यान से सुनना बेटे। देखो बेटे, बड़े ध्यान से सुनना। लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ, इस लॉ की क्या लिमिटेशन थी? इट इज नॉट एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर रिएक्शंस बेटे, टू न्यूक्लियर रिएक्शंस। वहाँ पर ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं एप्लीकेबल होता? क्योंकि वहाँ पर आपका मास ऑफ प्रोडक्ट कभी मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल नहीं मिलता। हमने कहा फिर इसका रीज़न क्या है? तो हमें पता चला कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कुछ मास प्रोडक्ट वाली साइड एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाता है। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट वाली साइड एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाता है बेटे, क्योंकि इसको एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने। कहा था कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर बेटे, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर बेटे। तो E किसके इक्वल होता है? mc स्क्वायर के इक्वल। यानी कि कुछ एनर्जी और मास आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाता है। जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं बेटे कुछ मास आपका एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाता है। जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना प्रोडक्ट का क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाता है बेटे। याद करो, आइंस्टाइन की इक्वेशन थी बेटे ये, दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर बेटे, वेयर m इज द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट बेटे। c इज द स्पीड ऑफ लाइट बेटे एंड E इज द एनर्जी बेटे, E इज द एनर्जी। तो ध्यान से सुन लो, कुछ एनर्जी बेटे और मास आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाता है बेटे। किसकी फॉर्म में लॉस हो जाता है बेटे? मास किसकी फॉर्म में बेटे? एनर्जी की फॉर्म में। और ध्यान रखना, इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में हमने इस लॉ को मॉडिफाई कर दिया बेटे। क्या मॉडिफाई कर दिया? अब इसका नाम रख दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बेटे जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ध्यान रखना, हमने क्या किया बेटे
कि इसके अंदर इस लॉ को मॉडिफाई कर दिया न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में। क्या नाम रख दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। यानी कि जो मास और एनर्जी का सम होगा रिएक्टेंट का, वही सम मास और एनर्जी का प्रोडक्ट्स का होगा बेटे। तो ध्यान रखना, हमेशा इस लॉ की एक कमी रह गई थी कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में अप्लाई नहीं होता था। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शंस में इस लॉ की कमी को दूर करने के लिए स्टडी किया, तो पता चला ये आइंस्टाइन इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में लॉस होता है बेटे, और इसलिए इस लॉ को मॉडिफाई करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी नाम दे दिया गया बेटे। तो आज की डेट में अब न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि जितना मास और एनर्जी रिएक्टेंट का होगा उतना मास और एनर्जी किसका होगा बेटे? प्रोडक्ट्स का होगा बेटे। ये बात सबको क्लियर हुई बेटे? अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अब इस लॉ पर बेटे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं बेटे? इस लॉ पर आपके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं? बड़े ध्यान से सुनो। इस लॉ पर बेटे आपके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से बनेंगे? ध्यान से सुनना सब बच्चे। आपको बेटे इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इस पर देखो, मैंने कहा 4.90 ग्राम ऑफ KClO3, 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 when heated, जब गर्म किया, it gives 2.96 ग्राम ऑफ residue and 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड। आपकी इतनी बेटे ऑक्सीजन रिलीज्ड हुई। इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप इलस्ट्रेट करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बेटा जी। ध्यान से देखो, आपके पास इतने ग्राम KClO3 था, आपने इसको हीट किया, इतने ग्राम रेसिड्यू मिला, इतने ग्राम ऑक्सीजन मिली। इलस्ट्रेट करो कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। लो जी, रिएक्शन लिखो। KClO3 जब टूटता है क्या बनता है? KCl प्लस में O2 बेटा जी, बोलो बनता है। ये 2 और ये क्या हो गया? 3, बोलो मानते हो बच्चे? अब ये कितना है? 4.90 ग्राम है बेटे। ये कितना है? 2.96 है। इसको रेसिड्यू कहते हैं। जो हमारा सॉलिड फॉर्म में बचता है उसको क्या कहते हैं? रेसिड्यू। इट इज रेसिड्यू। ऑक्सीजन कितनी है? 1.92। लो जी, अब 4.90 इन दोनों को ऐड करो, कितना बन रहा है? 4.88। आपका लगभग अप्रॉक्स इक्वल आ गया बेटे। अप्रॉक्स क्या आ गया? इक्वल। जो थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एरर है बेटे, यानी कि लगभग अप्रॉक्स इक्वल आ गया। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल हो गया बेटे जी। ये जो 0.02 ग्राम का फर्क आ रहा है, इट इज़ नेग्लिजिबल बेटे जी, इट इज़ जस्ट एक्सपेरिमेंटल एरर बेटे। बोलो क्लियर? तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो आपका रिएक्टेंट का मास था वही आपका लगभग किसका आ गया बेटे? प्रोडक्ट्स का। तो इसका मतलब यहाँ पर लॉ एप्लीकेबल हो गया बेटे जी। इसी तरीके बेटे इस पर न्यूमेरिकल और कैसे बनता है बेटे? ध्यान से सुनना, इसे नोट करो पहले। अब देखो बेटा बड़े ध्यान से, इस पर बेटे और कैसे न्यूमेरिकल बनेगा। आपको मैंने कहा that is 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड reacts with 40 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट and it gives 15 ग्राम of water and 10 gram of CO2. What is the amount of residue left? मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया। देखो 10 ग्राम एसिटिक एसिड है, सबको पता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है
लो जी ये 10 ग्राम है बेटा जी। किसके साथ कंबाइन कर रहा है ये? Na2CO3 के साथ। कितने ग्राम है ये? 40 ग्राम है बेटे। लो जी, इससे मेरा याद करो ये बनता था, सबको याद है, आपने 10th क्लास में ये इक्वेशन पढ़ी है, ये चीज़ बनती थी। अब ये रेसिड्यू है, ये कितना है बोलो? H2O 15 ग्राम है बेटे। CO2 कितना है आपका? 10 ग्राम। ये X हो गया, हमें नहीं पता ये कितना है। अब लो क्या कहता है? इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। लो जी 10 प्लस 40, X प्लस में 15 प्लस 10, X प्लस में 25, ये हो गया 50। तो बोलो X की वैल्यू क्या आ गई? 25 ग्राम। यू गेट द मास ऑफ रेसिड्यू बेटे। तो ध्यान रखना, आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास क्या आना चाहिए बेटे? इक्वल आना चाहिए। तो इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा जी। सबको क्लियर हो गया बेटे? इसको बहुत ध्यान से नोट करना बेटे, अच्छी तरह एक एक चीज़ नोटबुक में प्रॉपर नोट करना बेटे। अब बेटे हम इस पे पढ़ेंगे सेकंड लॉ बेटे जी, दूसरा लॉ बेटे। अब दूसरा लॉ हमारा क्या है बेटा जी? ध्यान से सुनो। अब सेकंड लॉ बेटे, सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बेटे, दैट इज आवर सेकंड लॉ बेटे, आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब सुनना, इस लॉ को बेटे जिसने बनाया उसका नाम था J.L. प्राउस्ट बेटे, J.L. प्राउस्ट। इसी लॉ को हम एक और नाम देते हैं बेटे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन बेटे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। अब पता है ये लॉ क्या कहता है बेटे? इस दुनिया में आप कोई भी केमिकल कंपाउंड बना लो, कोई भी केमिकल कंपाउंड, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो SO2 हो, कोई भी केमिकल कंपाउंड बना लो, उसको किसी भी तरीके से बना लो, उसमें हमेशा जो मास की रेशो होगी वो हमेशा सेम होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, ये क्या कहता है? आप इस दुनिया में कोई भी केमिकल कंपाउंड बना लो, चाहे वो आपका बेटे CO2 हो, चाहे SO2, चाहे वाटर हो, चाहे NO2, कुछ भी कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, उसको किसी भी रास्ते से बना लो, उसकी मास की रेशो हमेशा सेम आनी चाहिए। कैसे? सुनो, मैंने तुम्हें कहा मैं CO2 तैयार करना चाहता हूँ, तो मैंने CO2 ऐसे तैयार करी डायरेक्ट मेथड से। मेरे फ्रेंड ने कहा मैं भी CO2 बनाऊंगा, लेकिन उसने बनाई ऐसे, इसको हीट किया, CaO प्लस CO2 बन गया। उसने ऐसे बनाई बेटे जी, मैंने ऐसे बनाई, मेरे फ्रेंड ने इस रास्ते से बनाई। कहीं ना कहीं आप नोटिस करो, हम दोनों ने रास्ता तो अलग अलग चुना, लेकिन जो कंपाउंड बनाया केमिकल वो तो सेम बनाया। उसने भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और मैंने भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, उसकी भी कार्बन डाइऑक्साइड और मेरी भी कार्बन डाइऑक्साइड। अब नोटिस करो, मैंने जो कार्बन डाइऑक्साइड आई, कार्बन का मास कितना होगा? 12, ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 32। तो बोलो रेशियो कितनी आई? 3:8 आ गई। बोलो, मेरे फ्रेंड ने जो CO2 बनाई उसने भी बेटे 12 और 32, बोलो रेशियो क्या आई? 3:8। तो कहीं ना कहीं आपने जो केमिकल कंपाउंड बनाया, भले उसको अलग अलग रास्तों से बनाया, लेकिन उसका फॉर्मूला वही सेम बना। उसके अंदर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और प्लस उनकी मास की रेशियो भी क्या है? सेम। तो ये कहता है लो कि इस दुनिया में आप किसी भी रास्ते से कोई केमिकल कंपाउंड बना रहे हो, अगर वो सेम केमिकल कंपाउंड बना रहे हो तो उसके नंबर ऑफ एटम सेम होंगे बिल्कुल, और उनकी मास की रेशियो भी क्या होगी बेटे? सेम। उनकी मास की रेशियो भी क्या होगी बेटा? सेम। लेकिन इस लॉ की भी हमने कमी पकड़ ली बेटे, और तगड़ी कमी पकड़ी बेटे। इस लॉ की क्या कमी थी? ध्यान से सुनना, पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। एक केमिकल कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स combined together have fixed ratio by mass,
हैव फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ध्यान से सुनो बेटे, यानी कि आपका कोई केमिकल कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है तो उसकी रेशियो बाय मास क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड आप किसी भी रास्ते से बना रहे हो, अगर वो सेम बना रहे हो तो उनकी रेशियो भी सेम होनी चाहिए, उनकी रेशियो बाय मास क्या होनी चाहिए, सेम। लेकिन अब हम इसकी स्टडी करेंगे कमियां। अब इस लॉ की कमी क्या थी बेटे, ध्यान से सुनना। इस लॉ की कमी बेटे ध्यान से देखो, इस लॉ की बेटा लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ बेटे, इस लॉ की कमियां क्या थी। नंबर 1 बेटे, ये लॉ वहाँ एप्लीकेबल नहीं होता जहाँ आइसोटॉप यूज हो जाए बेटे। ये लॉ वहाँ एप्लीकेबल नहीं होता जहाँ आइसोटॉप्स यूज हो बेटे। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू आइसोटॉप्स बेटे। ये याद रखना, कभी भी आइसोटॉप्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने CO2 बनाई, इस रास्ते से बनाई, मैंने कार्बन 12 ग्राम वाला लिया, ठीक है बेटा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी कार्बन 12 वाला होगा, 12 और ऑक्सीजन की 32 रेशो आ गई, 3:8 आ गई। मेरे फ्रेंड ने भी बनाई, लेकिन उसने इस रास्ते से बनाई बेटा जी, इस रास्ते से। अब ये बन गई बेटा जी, बोलो, इस रास्ते से ये बन गई। अब उसने कार्बन 14 वाला ले लिया बेटे, आइसोटॉप ले लिया। देखो, मैंने 12 वाला लिया, उसने आइसोटॉप ले लिया 14 वाला। अब हमारा कार्बन मेरा कितना बना, यहाँ पर 14 और ये क्या है 32। लो जी, रेशो कैंसल, रेशो सेम नहीं आई बेटे जी। इसका मतलब आइसोटॉप लेते ही रेशो मेरी खत्म हो गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनाओगे तो ध्यान रखना, उनके केस में आइसोटॉप मत लेना। आइसोटॉप ले लिए तो भले वो कंपाउंड सेम है लेकिन उनकी रेशो अलग अलग आएगी बेटे। तो इसका मतलब ये लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा बेटे। तो इसका मतलब जहाँ आइसोटॉप आ गए वहाँ पर ये लॉ फेल हो जाएगा। लेकिन दूसरी इसकी कमी क्या थी वो सुनो बेटे। ये कहता है ये लॉ एक और जगह एप्लीकेबल नहीं होता। वो क्या होता है, अगर आपकी रेशो भले सेम आ रही हो, एलिमेंट्स भी सेम हो, लेकिन वो कंपाउंड अलग अलग हो, तो भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सुन लो, रेशो सेम आ रही हो लेकिन वो एलिमेंट्स भी आपके सेम दिखा रहा हो, फिर भी अगर वो अलग अलग कंपाउंड है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनो। सपोज करो एक बच्चे ने एल्डिहाइड तैयार किया, कौन सा, C3CH2CH करा तैयार, पिछले साल 10th में पढ़ा है। तो इसमें 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, बोलो है। ऐसे ही एक बच्चे ने कीटोन तैयार किया, कीटोन CH3COCH3 तैयार किया। अब लो जी C3H6O, बोलो हो गया। 3 कार्बन यहाँ थे, 3 ही कार्बन यहाँ थे, हाइड्रोजन 6 थे, यहाँ भी 6 थे, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ। अब नोटिस करो यहाँ कितने कार्बन है, 3। तो एक कार्बन का 12 होता है तो 12 3 36। हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन क्या हो गया 16 हो गया बेटे। यहाँ जाओ, कार्बन कितने हो गए आपके 36, 6 हो गए 16 हो गया। ईमानदारी से बताओ सेम है, बोलो एलिमेंट सेम, रेशो भी क्या है सेम है, लेकिन फिर भी ये लॉ नहीं एप्लीकेबल है यहाँ पर। क्यों नहीं है, क्योंकि कंपाउंड अलग अलग हैं, एक एल्डिहाइड और एक क्या है कीटोन। तो याद रखना, अगर आपका किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, वो कंपाउंड सेम होना चाहिए, प्लस उसके रेशो भी सेम होनी चाहिए, तो ये लॉ अप्लाई होगा। अगर आपकी रेशो अलग है तो भी फेल। भले देख लो कंपाउंड सेम था लेकिन रेशो अलग थी, लॉ फेल हो गया। यहाँ रेशो सेम थी लेकिन फिर भी फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड अलग थे। तो 2 शर्तें इस लॉ के अप्लाई होने की, एक तो कंपाउंड सेम प्लस उनकी रेशो सेम बेटे, अदरवाइज ये लॉ आपका क्या हो जाएगा बेटे, फेल।
ये बात सबको क्लियर हुई। तो इसको कहते हैं बेटे कि इस लॉ की क्या थी, ये कमियां। अब इस लॉ पर भी बेटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटे, और वो कैसे बनते हैं बड़े ध्यान से सुनना। देखो बेटे बड़े ध्यान से सुनना बेटे, न्यूमेरिकल्स ऑन दिस लॉ बेटे जी, इस लॉ पर आपके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से बनेंगे बेटे। देखो आपको मैंने कहा 6.488 ग्राम ऑफ लेड रिएक्ट्स विद 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, टू फॉर्म लेड पर ऑक्साइड, टू फॉर्म लेड पर ऑक्साइड बन गया। बी पार्ट मैंने कहा लेड पर ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, लेड पर ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग lead nitrate and oxygen is 13.38%. Illustrate the law of definite proportion. अब बच्चा कहता है कि सर ने ये क्या क्वेश्चन दे दिया, एक मेथड में क्या हो रहा है, इतने ग्राम लेड इतनी ऑक्सीजन से जुड़ के लेड पर ऑक्साइड बना रहा है, बोलो बना रहा है। दूसरे में लेड पर ऑक्साइड आपका बन रहा है हीट करने पर लेड नाइट्रेट पे, और ऑक्सीजन इतने परसेंट इन्वॉल्व हो रही है। अब दोनों में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन साबित करो। याद रखना जब भी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन साबित करना हो, ऑक्सीजन की या मेटल की परसेंटेज हर केस में सेम कर देना। अगर ऑक्सीजन की या मेटल की, जो भी मेटल वो ले रहा है, अगर उनकी परसेंटेज सेम है तो सीधा लिख देना लॉ एप्लीकेबल है। अगर परसेंटेज सेम नहीं है तो लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अब या तो परसेंटेज दे रखी है ऑक्सीजन की, अगर मैं इसके केस में ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लूँ, कैसे निकालते हैं परसेंटेज किसी भी चीज़ की, मुझे परसेंटेज निकालनी है फर्स्ट केस में, निकालो जी। कितनी दे रखी है ऑक्सीजन 1.002, याद करो परसेंटेज निकालने का तरीका पता है ना, जिसकी निकालनी है वो ऊपर नीचे टोटल परसेंटेज निकालने का तरीका। अभी आपका जब 10th का रिजल्ट आएगा आप कैसे निकालोगे परसेंटेज, ऊपर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय में टोटल इंटू में 100, सेम वही तरीका निकाल रहे हो। ऊपर ऑक्सीजन का मास, नीचे टोटल 1.002 इंटू 100। लो जी सॉल्व करो, परसेंटेज ये आ गई। अब बोलो सेकंड केस की परसेंटेज कितनी है 13.38। फर्स्ट केस में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 13.38। इफ परसेंटेज इज सेम लॉ इज एप्लीकेबल, तो लॉ क्या हो गया एप्लीकेबल हो गया। ध्यान रखना इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तुमने सिर्फ क्या करनी है, मेटल की या ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल देनी है। अगर वो अप्लाई हो गई तो लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। नोट करो अगला न्यूमेरिकल बताऊं। अब देखो इसी में आपको मैं एक न्यूमेरिकल और इसका कराता हूं, कैसे सुनो ध्यान से। मान लो केस ए है बेटे, आपके पास 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड है, वो आपको क्या दे रहा है 1.14 ग्राम ऑफ कॉपर दे रहा है, ठीक है बेटा जी। आपको मैं केस और देता हूं 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर इज produced from 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड बाय डिफरेंट मेथड। अब मैं अलग मेथड से ले रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटे। मैंने आपको क्या किया, पहले केस में 1.43 ग्राम कॉपर ऑक्साइड इतना कॉपर दे रहा है,
दूसरे केस में इतने ग्राम कॉपर इतने से बन रहा है, अलग मेथड से बेटे। इलस्ट्रेट करो, इलस्ट्रेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इलस्ट्रेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इलस्ट्रेट करो। अब मैंने क्या सिखाया था, कैसे करना है इलस्ट्रेट, सिंपल परसेंटेज निकाल दो, चाहे मेटल की चाहे किसकी बेटे, ऑक्सीजन की। लो यहाँ पे मैं मेटल की निकाल दूँ, कैसे निकालोगे परसेंटेज ऑफ मेटल, परसेंटेज ऑफ कॉपर कैसे निकलेगी, कितना कॉपर दे रखा है 1.14, कितना नीचे टोटल दे रखा है 1.43, देखो टोटल कॉपर ऑक्साइड कितना दे रखा है 1.43, देखो टोटल कॉपर ऑक्साइड, नीचे कॉपर ऑक्साइड का लेना है, ऊपर कॉपर का लेना है, सिर्फ दे रखा है इनटू में 100। लो जी परसेंटेज निकालो, 79.7 के आसपास आ गई। लो जी नीचे आ जाओ, इसके केस में करो, कितना दे रखे कॉपर तुम्हें 1.75। लो जी इसके केस में निकालो कॉपर की, कितना दे रखा है 1.75, बाय में टोटल कितना कॉपर ऑक्साइड, टोटल कॉपर ऑक्साइड 2.19 इंटू में 100 करो, लगभग 79.79 के आसपास आ गई, अप्रॉक्स आ गई, सेम बोलो, अप्रॉक्स क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसका मतलब लो अप्लाई हो गया। तो आप चाहे मेटल की चाहे आप बेटे ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल दो, अगर वो सेम है तो लो एप्लीकेबल है, अदरवाइज लो फेल है बेटा जी। आज ये बताया था बेटे, बड़े ध्यान से सब बच्चों ने नोटबुक में इसके शुरू कर दो नोट्स बनाने, बड़े ध्यान से बेटा जी। कल हम इसके अगले लो पर चलेंगे, नोट करो।